Hello and welcome to Co-Learner, dedicated to redefine your learning experience. आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इकोनॉमिक प्लानिंग को सम अप करने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर की समरी को पढ़ा था, पर वो कंप्लीट नहीं थी। हमने उसके बाद कुछ वीडियोस में चैप्टर को अच्छे से समझा और आज हम बात करेंगे हमारे फाइनल पॉइंट्स के ऊपर और ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। हम लोग वीडियो को इन टोटल 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कंपैरिजन के बारे में, जहां हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग 2 हिस्सों में कैसे बांट दी गई, जिसका मतलब है प्री एंड पोस्ट। ये प्री पीरियड कौन सा है? द प्री पीरियड इज ईयर 1951 से 1991। ये वो टाइम था हमारे एलपीजी पॉलिसी के इंट्रोड्यूस होने से पहले का, जहां पर हमारा फोकस ग्रोथ विद सोशल जस्टिस पे 100% डेडिकेटेड था। इसके बाद हमारा पीरियड आता है 1991 एंड ऑनवर्ड्स, जो आज तक चल रहा है। इन द ईयर 1991 वी इंट्रोड्यूस एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन पॉलिसीज के थ्रू हम लोगों ने कैपिटलिज्म को हमारे देश में पहली बार आने दिया। फॉरेन इंडस्ट्रीज, बाहर के लोग सब इंडिया में आकर अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते थे और काफी अधिक रेगुलेशंस को हटा दिया गया। जो पोस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड है वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है प्री इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड, मतलब कि प्री पीरियड हमारा 1991 से पहले का। तो आज का फोकस रहेगा 1991 से पहले के पीरियड में। इसके साथ ही फोकस रहेगा क्या सक्सेस थे हमारी प्लानिंग के, और फोकस रहेगा क्या फेलियर थे हमारी प्लानिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की बात इस वीडियो में। ये क्लियरली एविडेंट है कि हमारा जो फीचर से प्री 1991 के पीरियड के, उसके अंदर कंप्लीट फोकस करा गया था पब्लिक सेक्टर पे। हम लोग हमारे पहले दिन से यही बात करते आ रहे हैं। हैवी रिलायंस था पब्लिक सेक्टर पे, जिसमें इन टोटल 17 इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली रिजर्व करा गया था हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए, और सिर्फ 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व करी गई थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर पे एक मेन फोकस करने का प्राइम रीजन जो गवर्नमेंट का था वो ये था कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसमें प्राइवेट सेक्टर अगर आता है तो पहली बात वो सोशल जस्टिस नहीं रखेंगे, और दूसरी बात क्या वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे भी। गवर्नमेंट के पास पैसा था तो प्लानर्स को लगा क्यों ना सरकार ही देश में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करे। इसीलिए पूरा फोकस किस पे रखा गया? हमारे पब्लिक सेक्टर पे। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर को कई तरह से रेगुलेट भी करा गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो उसको स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, दूसरी बात आती है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट भी करा गया। कैसे रेगुलेट करा गया? कई तरह के एक्ट थे और मैं आपके सामने सिर्फ 2 का नाम ले सकता हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट और MRTP, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस का एक एक्ट था। इन एक्ट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को कुछ चीजों में बांध दिया गया, जैसे कि लाइसेंसिंग, हर काम करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही कोटा, आप इतना ही बना सकते हो। आपको अगर अपनी फैक्ट्री में कोई एनहांसमेंट करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है या नई फैक्ट्री लगानी है, उसका एक अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब आप सरकार से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही गवर्नमेंट ने एक डुअल पॉलिसी को अडॉप्ट करा रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर से कोई दुश्मनी थी, पर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी उस जमाने की कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसीलिए जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी इनको पूरा सपोर्ट दिया गया, इनको प्रोटेक्ट करा गया। तभी हम लोग कहते हैं कि जो प्रोटेक्टिव मोड था वो कंप्लीटली किसका था? हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ, और वहीं हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली रेगुलेट करा गया। इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ये मेजॉरिटी में हमारे बैकवर्ड एरियाज में थी या रूरल एरियाज में थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा जिम्मा इन्हीं के ऊपर ही था। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते ही ये थे क्योंकि बिना मशीनों के काम करते थे और हमारी इकोनॉमी को फ्यूल अप करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वही जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, अगर ये बहुत स्ट्रांग हो जाती तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके खत्म कर देती। लार्ज स्केल इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो बड़ी बड़ी मशीन लगाते थे और इस वजह से वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते थे।
इससे एम्प्लॉयमेंट तो बहुत जनरेट हुई, पर हमारे जीडीपी का जो ग्रोथ है वो काफी कम रहा, क्योंकि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं थी। पर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, 1991 से पहले तो हमारा पूरा फोकस सोशल जस्टिस पर ही था कि सबको काम मिलता रहे, भले हम धीरे धीरे आगे बढ़े। इसी के साथ ही गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहा इस पीरियड में वो रहा हेवी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, स्टील, ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर। ऐसी इंडस्ट्रीज में मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने ही इन्वेस्टमेंट करा और गवर्नमेंट का फोकस ये था कि इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे। साथ ही में गवर्नमेंट का एक और जो मेन पर्पस था वो था हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर। क्या होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? सेविंग का मतलब होता है जब हम लोग पैसा घर पे रख लेते हैं या किसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उसको डाल देते हैं, जैसे कि ज्वेलरी। अगर मैं ज्वेलरी के बारे में बात करूं आपसे, तो ज्वेलरी का एक मेन रोल क्या है? एक लेडी अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी बनाती है, वो बेटी उस ज्वेलरी को शादी में पहनती है और उसको लॉकर में बंद कर देती है, फिर वो अपने आने वाले बच्चों के लिए वो ज्वेलरी को रख देती है और वो ज्वेलरी मार्केट में कभी लिक्विडेट नहीं होती। हम यही सोच के खुश होते रहते हैं कि हमारे ज्वेलरी का रेट बढ़ रहा है, पर एक्चुअली खासकर हमारे देश में हम ज्वेलरी को कभी बेचते ही नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी एक सोशल स्टिग्मा है। एक कह सकते हो आप, हमारी एक शान पर बात आ जाती है कि उनके घर के जेवर भी बिक गए। इसीलिए ज्वेलरी कभी भी बेची नहीं जाती, सिर्फ पड़ी रहती है, और इसीलिए मैं इसे सेविंग में काउंट करता हूं, ना कि इन्वेस्टमेंट में। तो आखिर इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम उसी पैसे को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा देते हैं। यू नो व्हाट आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज? आपने पैसे को बैंक में लगा दिया, भले सेविंग्स में, भले एफडी में, या आपने किसी शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब बैंक उसी पैसे का लोन दे देगा हमारे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इंडस्ट्रियलिस्ट उससे अपना प्रोडक्शन को और अच्छे से बढ़ा सकता है। तो कैसे काम करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट? आपका बचा हुआ पैसा जब आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में डाल देते हो तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर आखिर लोगों को ये मनाना कैसे पड़ा कि सेव नहीं इन्वेस्ट करो? गवर्नमेंट को बहुत पापड़ बेलने पड़े। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, ये था सेवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर था इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की बारी, तो उनको कई जगह पर कैपिटल ग्रांट्स देनी पड़ी, सिर्फ इस बात के लिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एनहांस करें अगर हमसे लोन ले। इसी के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। तो ये थे हमारे कुछ की फीचर्स हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड के। अब बात करते हैं हम लोग हमारे सक्सेस ऑफ द प्लानिंग पीरियड में। क्या सक्सेस रहे हमारे पॉइंट और कहां कहां पर हम फेल हो गए? पहले बात शुरू करते हैं सक्सेसफुल पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो हमारी नेशनल इनकम ओवर द पीरियड ग्रो करती रही। नेशनल इनकम डिनोट करती है कि उस नेशन ने ओवरऑल कितना प्रोडक्शन करा गुड्स एंड सर्विसेज का और कितना ज्यादा हम ग्रो कर पाए। तो नेशनल इनकम अगर हम 1951 के पीरियड से बात करते हैं और आज के पीरियड के बारे में बात करते हैं तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इन द 10th प्लान हम लोग को हमारी हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली थी। इसी के साथ बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम ये डिनोट करती है कि इस कंट्री का एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितना कमा लेता है। जब मैं टर्म बोलता हूँ एवरेज, तो ये अपने आप मिसलीडिंग हो ही जाता है। जी हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें क्लियरली ये शो नहीं कर पाते हैं कि आपने एग्जैक्टली कितना कमाया और कितना आपके हाथ से चला गया। यहाँ पर कोई आदमी ज्यादा कमा रहा है और कोई कम कमा रहा है, पर एवरेज में सब लोग बीच पे आ जाते हैं, तो एक क्लियर पिक्चर तो रिप्रेजेंट नहीं करता। पर फिर भी हमारी पर कैपिटा इनकम अगर हम 1951 से बात करें तो आज काफी ज्यादा हो चुकी है। इन द 11th प्लान हम लोग को हमारी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम देखने को मिली थी। अभी अभी हमने बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। काफी लंबा वक्त लग गया सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने पर, और फाइनली साल 2015-16 में हम लोग को हमारा हाईएस्ट मार्क अब तक का मिला सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का। तो ये तो नहीं कुछ डेटा के बारे में बात है। चलिए बात शुरू करते हैं इसके अलावा क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिली। हमने कई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे इस प्लानिंग पीरियड में ही, जो आज तक चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी आने देना, और इसी वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ती चली गई। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स हम आज़ादी के बाद से ही करते आ रहे हैं और वो आज तक चल रहे हैं। इसी के साथ ही हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करा। आज बहुत से किसान
तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स, HYV सीड्स हो या पंप्स हो। इसी के साथ ही हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ऑन एन एवरेज 7% की स्पीड से बढ़ी। इन द 11th प्लान ये 7.2% रही। और इसके अलावा हम लोगों ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने हमारा पावर जनरेशन काफी हद तक बढ़ाया और हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बनने में कामयाब हुए। तो ये तो बात रही कुछ सक्सेस के बारे में, कितने हम लोग को फायदे मिले हमारे इस पूरे इकोनॉमिक प्लानिंग पीरियड के अंदर। अब हम लोग बात शुरू करते हैं हमारे फेलियर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। जब हम फेलियर्स को पढ़ते हैं तो हमारी एक्साइटमेंट सक्सेस की कुछ हद तक कम हो जाती है। इतने बड़ी कंट्री में ये एक्सपेक्ट करना कि सब कुछ अच्छा ही रहा होगा, ये बात बहुत बेमानी लगती है। हम ये मान ही नहीं सकते कि सब कुछ अच्छा हो। इम्प्लाइड है कहीं ना कहीं कमियां तो रही होंगी। जब हम कमियों पे बात करते हैं तो पहला ही पॉइंट हमको काफी हद तक हिला के रख देता है। क्या कहता है पहला पॉइंट? आज भी हमारी 22% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। ये बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, पर आप इतना समझ लीजिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। मतलब 22% ये डिनोट करता है कि इंडिया में आज भी 100 में से 22 लोग गरीब हैं। ये बीपीएल वाले वो लोग होते हैं जो कि अपनी डेली नेसेसिटीज ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर को भी पूरा नहीं कर पाते। ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड के एब्सोल्यूट 50% पुअर इंडिया में रहते हैं। अगर मैं इस बात को क्लियरली बोलूं तो ये डेटा कहता है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड के आधे गरीब रहते हैं। पूरी दुनिया के 50% गरीबी हमारे देश में है। ये फैक्ट शॉकिंग है क्योंकि पीछे ही हमने अभी सक्सेस पढ़े और सक्सेस के अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई, पर फेलियर्स कुछ और ही पिक्चर रिप्रेजेंट कर देते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इसी के साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडिया में महंगाई लगातार बढ़ती रही। ईयर 1970 से ये आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई और आज तक हम लोग महंगाई से लड़ रहे हैं। अगर आप जितने भी लोग यहाँ बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, आप इन ईयर 80s और 70s की मूवी देखोगे तो वहां पर प्राइम फोकस खाली इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई पर रखा गया। और ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटरी रीजन था कि हमारे देश में क्यों आखिर गरीबी बढ़ी, क्योंकि लोगों की इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितनी स्पीड पे चीजों के दाम बढ़ते चले गए। तो बहुत से लोग जो पहले गरीब नहीं थे अब वो गरीबी में आ गए। इसी के साथ गरीबी बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी था कि हमारा पर अनएम्प्लॉयमेंट काफी स्पीड में बढ़ा। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो हाँ, फ्रॉम द ईयर 1951 से अभी तक वो परसेंटेज तो काफी कम हुआ है, लेकिन जो ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है वो कुछ और ही कहानी कहता है। कहा जाता है आज की डेट पे इंडिया में करीब करीब 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ये जो फिगर है ये काफी बड़ी है, पर जब मैं इसे परसेंटेज में देखता हूँ तो ये काफी छोटी हो जाती है इन कंपैरिजन टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ ईयर 1951। उसका रीजन ये है कि उस जमाने में इंडिया की पॉपुलेशन काफी कम थी। जब पॉपुलेशन कम थी तो इम्प्लाइड है कि अपने आप ही जो हमारा परसेंटेज आता है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ईयर 1951 से हमारे ईयर 1991 या फिर आज के पीरियड के बारे में, तो हमारे जो इन द नंबर ऑफ पीपल जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ती चली गई। तो एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इम्प्लाइड है गरीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसी के साथ कहा जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनएडिक्वेट है। आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट क्यों बोला गया? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है वो है हमारी खराब पावर सप्लाई, हमारी खराब रोड्स, बहुत कम एयर ट्रैवल, अभी भी रेलवे एक्सपेंशन बहुत स्लो स्पीड पे होता है। तो अगर हम बाकी वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पीछे है, और अगर हम इंडिया के अंदर ही कंपेयर करें तो कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें तो बाकी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पीछे चल रहा है। इसी के साथ ही एक जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा गरीबी बढ़ाने पर वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। जितने भी ग्रोथ के बेनिफिट मिले वो खाली कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले, एक मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारा इन ग्रोथ फीचर से काफी पिछड़ गया, उसे काफी फायदे नहीं मिले। और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ने इंडिया को 2-3 हिस्सों में बांट कर रख दिया। आज भी हमारे प्लानर इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इक्वालिटी को कैसे अचीव करें। अब हम कह सकते हैं हम लोग वापस से वहीं पर ही पहुंच गए। 1951 में हमारा फोकस था इक्वालिटी के ऊपर,
हमने 1991 से फोकस ग्रोथ ओरिएंटेड कर दिया और आज हम फिर से इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। कई देशों में प्लानिंग पीरियड में यही गलतियां होती हैं और इन गलतियों को दूर करते हुए हम लोग को हमारे देश को डेवलप करना है। बेटर ये है हम गलतियों से सीखें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो आज की वीडियो इतनी है और इस वीडियो में हम लोगों ने अपने पूरे चैप्टर को समराइज कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।